मोहनलाल जी एक गरीब किसान थे। वो दिन भर अपने खेत में काम करते थे। उनकी एक बेटी थी शोभा। पिताजी आइए ना, मैं खाना लेकर आई हूँ। आ रहा हूँ। शोभा रोजाना अपने पापा के लिए खाना लेकर खेत में पहुँचती थी। वो अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए वो हर रोज अपने पापा की पसंद का खाना बनाकर लाती थी। अरे वाह, आज तो मटर की सब्जी है। हाँ, ये आप बहुत पसंद करते हैं ना, इसीलिए। चले पहले दवाई खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइएगा। अरे बेटी, इतनी खिदमत मत करो कि मुझे तुम्हारी आदत ही पड़ जाए। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? क्या होगा? और मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे बेटी, अब तुम्हारी शादी होगी और तुम ससुराल जाओगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना ससुराल वसुराल। सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप खामोश रहिए और खाना खाइए। शोभा की जिद को देखकर मोहनलाल मन ही मन मुस्कुराता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद शोभा डिब्बा लेकर घर की ओर लौटती है। उस दिन घर आकर मोहनलाल यही बात अपनी पत्नी पार्वती से कहता है। फिक्र मत करिए, जब उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा वो खुद ब खुद मान जाएगी। वैसे आपकी बात से मुझे ख्याल आया, मेरी बहन ने एक जगह रिश्ते की बात चलाई है। बहुत ही अच्छा खानदान है, जमीन जायदाद भी बहुत है और लड़के के पास अपने खुद के कारखाने हैं। अच्छी बात है, उन्हें बोल दो आगे बात करें। मैंने तो कह दिया है, अब ऊपर वाले की मर्जी। अगर ऐसा बेहतर रिश्ता मिल जाए तब तो बहुत ही बेहतर होगा। हाँ, हमारी शोभा बहुत अच्छी लड़की है, उसे तो एक अच्छा लड़का ही मिलना चाहिए, मुझे यकीन है। मुझे भी। दोनों मिलकर शोभा के लिए एक अच्छे लड़के के खातिर दुआ मांगने लगते हैं। कुछ रोज के बाद पार्वती की बड़ी बहन उसके घर आती है। पार्वती, खुशखबरी है, उन लोगों को शोभा की फोटो बहुत पसंद आई है और इतवार के रोज वो लोग लड़की देखने आना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है दीदी, तू सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना। मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। जी दीदी। ये सुनकर पार्वती इतनी खुश हो गई कि वो तुरंत खेत पहुंच गई और मोहनलाल को सारी बात बताई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, अब बस ये रिश्ता तय हो जाए। खबर मिली है कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्या हम उनसे रिश्तेदारी निभा पाएंगे? मेरा मतलब है शादी का खर्च और ऊपर से गहने वहने। हाँ, हमने कितने सालों से गहने बनाने शुरू कर दिए थे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रुकावट आएगी। हाँ वो तो है। मोहनलाल के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम को लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं एक बड़ी सी कार में। शोभा उन सबको चाय नाश्ता देती है। शोभा को देखकर लड़के वाले बड़े खुश होते हैं। हमें तो शोभा बहुत पसंद आई। ये हमारा बेटा है कुमार, 3 कारखानों का मालिक है, कमाई भी अच्छी खासी होती है। जी, अगर आपको भी लड़का पसंद है तो रिश्ता तय कर देते हैं। ये सुनकर मोहनलाल अपनी बेटी और पत्नी की ओर देखता है। पत्नी हामी भरती है। जी हाँ, हमें भी लड़का पसंद है। तो देर किस बात की, मुंह मीठा करवाइए। सभी ने एक दूसरे को मिठाई दी और मुंह मीठा करवाया और इस तरह शोभा की शादी पक्की हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद मोहनलाल और पार्वती दोनों ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अजी, शादी के खर्च के बारे में क्या सोचा है आपने? मैंने 1 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, बाकी कर्ज ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को मेरी शादी के लिए कर्ज में डूबने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर बेटी, रिश्तेदारी निभाना भी तो बहुत जरूरी है। वो बड़े ही रईस लोग हैं, सब कुछ उनके हिसाब से करना होगा। नहीं नहीं, हम वैसी ही तैयारी करेंगे जैसी हमारी हैसियत है। आपके पास जो 1 लाख रुपए है, हम उसी के हिसाब से सब कुछ करेंगे। लेकिन बेटी। नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से आप पर कोई बोझ पड़े। ठीक है, हम बैठकर सारा हिसाब किताब देख लेंगे। जो पैसे बचेंगे उसी से शादी के कपड़े और गहने खरीदेंगे। ठीक है। इस तरह वो लोग हिसाब किताब देखते हैं। सारा खर्चा निकालने के बाद हमारे पास 10,000 बचे हैं। इनमें से दूल्हा दुल्हन के कपड़े और सास ससुर के भी कपड़े लेने होंगे। सब हो जाएगा। इतने पैसों में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ दुल्हन की साड़ी का खर्च 10,000 होता है। माँ, मुझे इतनी महंगी साड़ी की क्या जरूरत है? सस्ती साड़ियाँ भी तो अच्छी होती है ना, उसी में शादी हो सकती है। पर लोग क्या कहेंगे? वो सब छोड़िए, आप बस शादी का ख्याल करिए। कुछ रोज बाद तीनों मिलकर खरीदारी के लिए जाते हैं। सबसे पहले वो दूल्हे और उसके पापा के कपड़े खरीदते हैं।
रियायत काटकर 5,000 हुए हैं। मोहनलाल दुकानदार को 5,000 देता है। जब वो आगे चलते हैं तो उनके सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी होती है। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, इस गरीब की थोड़ी सी मदद कर दो। शोभा उस औरत के हाथ में 100 रुपए देती है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी शादी बड़े अच्छे से हो जाए। आपने कैसे जाना कि मेरी शादी होने वाली है? साड़ी की दुकान के बाहर तो लोग साड़ियाँ खरीदने ही आएंगे ना। अब तो ऐसे ही किसी को पैसे मत दे देना। चल अंदर चल। पार्वती शोभा पर गुस्सा कर रही थी, पर शोभा लगातार उस बूढ़ी औरत को ही देख रही थी। उस बूढ़ी औरत ने शोभा को दुआएं दी और वहाँ से निकल गई। फिर वो साड़ी खरीदने पहुँच जाते हैं। दुल्हन के लिए लाल साड़ी दिखाइए। नहीं, पहले आप कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए। सेल्समैन कई सारी साड़ियाँ दिखाता है। शोभा उनमें से एक साड़ी पसंद करती है। ये 3,000 रुपए की है। ठीक है, अब एक लाल रंग की साड़ी दिखाइए जो 2,000 में आ जाए। ठीक है। सेल्समैन ने लाल रंग की कई साड़ियाँ दिखाई। बेटा, इनमें से कोई भी साड़ी दुल्हन की नहीं है, हमें थोड़ी महंगी साड़ी लेनी होगी। अरे माँ, जरा देखिए तो वो साड़ी कितनी खूबसूरत है। दुल्हन के ऊपर वो साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं सच में अच्छी दिखूंगी। 1,800। बेटी, एक बार और सोच लो, हम महंगी साड़ी लेते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आई। आप इसे पैक कर दीजिए भाई साहब। मोहनलाल और पार्वती अपनी बेटी के लिए अच्छी साड़ी खरीदना चाहते थे, पर शोभा अपनी जिद पर अड़ी थी। आखिरकार वो साड़ी खरीद लेते हैं। घर पहुंचने के तुरंत बाद ही पार्वती साड़ियाँ देखना शुरू करती है। शोभा बेटा, मेरी बात मान, हम तेरे लिए एक अच्छी वाली लाल साड़ी ले लेते हैं, महंगी वाली। ऐसी सस्ती साड़ी देखकर पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे। नहीं माँ, जो साड़ी मैंने पसंद की है वो मुझे बहुत पसंद है, आप जरा एक बार देख तो लीजिए। पार्वती ने वो थैली खोली और उसमें से साड़ी बाहर निकाली। फिर उस साड़ी को शोभा के कंधों पर रख दिया। देख ले, तब यकायक जादू हो जाता है। कंधे पर रखी साड़ी बदल जाती है। वो साधारण सी साड़ी रेशम और हीरो की साड़ी में बदल जाती है। सब ये देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो असली हीरे लग रहे हैं। शोभा उस वक्त बड़ी खुश होती है। मैंने कहा था ना, ये सबसे खूबसूरत साड़ी है। ऐसी हीरो वाली साड़ी भला किस दुल्हन के पास होगी? तीनों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये जादू हुआ कैसे। कुछ महीनों बाद वही साड़ी पहनकर शोभा मंडप में खड़ी होती है। हीरो की चमक देखकर सब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं और उस हीरो जड़ी साड़ी की वाहवाही करने लगते हैं। मुझे तो डर था कि सस्ती साड़ी की वजह से हमारी बदनामी होगी, पर इस जादुई साड़ी की वजह से जरा देखिए तो हमारी कितनी तारीफ हो रही है और दामाद जी के परिवार की इज्जत बढ़ गई। शोभा ने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी और शायद इसी वजह से शोभा को वो हीरो जड़ी साड़ी मिली।